मीनार पाकिस्तान के ऐन साए में एक खामोश सा मज़ार है। ना कोई तख्त, ना ताज, ना कोई फौज, ना सल्तनत। लेकिन जब इस मज़ार में सोया हुआ शख्स बोलता है तो पूरी कौम खामोश होके बाअदब खड़ी हो जाती है। ये मज़ार किसी बादशाह का नहीं, ये मज़ार उस शायर का है जिसके लिखे हुए अल्फाज हर सुबह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के प्रेयर्स में गूंजते हैं। कोई भी सरकारी तकरीब हो, वहाँ पे सबसे पहले उसके अल्फाज बोले जाते हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त खड़ा हूँ अबू अल असर हफीज़ जालिंधरी के मज़ार पे, और आज हम बात करेंगे अल्फाज के उस सफ़र की जो जालिंधर से चल के मीनार पाकिस्तान तक आए। मेरे सामने सब्ज़ा है, खामोशी है, और मीनार पाकिस्तान का बुलंद साया। लोग आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, और अक्सर ये जाने बगैर लौट जाते हैं कि यहाँ दफन शख्स एक शायर नहीं था, ये वो आवाज़ थी जिसने कौम को एक ज़ुबान दी, एक लहजा दिया और एक तराना दिया। हवा में अजीब सी संजीदगी है, जैसे ये जगह खुद कह रही हो, रुको, ज़रा सुनो, ये सिर्फ कब्र नहीं, ये एक तारीख है। अबुल असर हफीज़ जालिंधरी 14 जनवरी 1900 को जालिंधर, हिंदुस्तान में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शमसुद्दीन था और वो एक हाफ़िज़ कुरान थे। घर का माहौल बहुत दीनी और इल्मी था। अबुल असर हफीज़ जालिंधरी बस 7वीं जमात तक पढ़े थे। उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन अल्फाज से ऐसी मोहब्बत थी कि खुद को खुद ही पढ़ाया, खुद ही बनाया। हफीज़ जालिंधरी रियाजी से बड़ी नफरत करते थे, लेकिन उर्दू ज़बान से उनका इश्क था। मस्जिद के मकतब से लेके आम स्कूल तक, और फिर किताबों से दोस्ती। वो मौलाना गुलाम कादर के शागिर्द बने और शायरी उनकी रगों में उतरती चली गई। 1922 से लेके 1929 तक वो मुख्तलिफ अदबी रसाइल के मुदीर रहे, जिनमें मशहूर रसाइल नौनिहाल, तहज़ीब निस्वां शामिल है। इनका पहला शायरी मजमूआ नगमाए ज़ार जब शाया हुआ, तो तब हफीज़ जालिंधरी सिर्फ एक शायर नहीं, बल्कि एक सोच बन रहे थे। पाकिस्तान के कौमी तराने का मुकाबला हुआ तो 700 से जायद शायर इस दौड़ में शामिल थे। बड़े बड़े नाम, आला तालीम याफ्ता और मशहूर शायर। लेकिन मुंतखब कौन हुआ? एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ 7वीं क्लास तक पढ़ा था। इसके अल्फाज में वो दर्द था, वो जज्बा था, वो जोश था, और वो सिर्फ एक शायरी नहीं थी, बल्कि कौम की एक ज़ुबान थी, कौम की आवाज़ का तर्जुमान थी। वो कौम की एक सांस थी, वो तराना जिसे हम आज भी हमेशा बाअदब सीधा खड़ा होकर सुनते हैं। हफीज़ जालिंधरी सिर्फ कौमी तराने के शायर नहीं थे, उन्होंने नज़म, गज़ल और गीत सब में कमाल कर दिखाया। और फिर आई उनकी वो नज़म जिसको सुनते हुए बच्चे, बूढ़े और जवान सभी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। अभी तो मैं जवान हूँ, मलका ए पुखराज की आवाज़ में ऐसी अमर हुई कि आज भी नौजवान और बूढ़े खुद को सुन के जवान महसूस करते हैं। और ये शायरी वक़्त को शिकस्त देने वाली थी। हफीज़ जालिंधरी का सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम था। 4 जिल्दों पर मुश्तमिल इस्लामी तारीख। उन्होंने खाली शायरी नहीं की, बल्कि वो जंग के मैदान में भी उतरे। 1948 में जब कश्मीर की जंग हुई, तो इस जंग में उन्होंने शिरकत की और वो ज़ख्मी भी हुए। उन्होंने आज़ाद कश्मीर का तराना भी लिखा, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, ये इन्हीं का लिखा हुआ है। आज हफीज़ जालिंधरी यहाँ मीनार पाकिस्तान के पास आराम फरमा रहे हैं। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक बात दिल में गूंजती है। हम अक्सर डिग्रियों को बड़ा समझते हैं, लेकिन हफीज़ जालिंधरी हमें सिखा गए कि असल ताकत नीयत और सोच में होती है। एक शख्स जो रियाजी से डरता था, लेकिन उर्दू में उसने ऐसा कमाल हासिल किया कि उसके अल्फाज कौम की पहचान बन गए। ऐसे अल्फाज थे कि जब हम तराने में अल्फाज सुनते हैं कि तर्जुमाने माजी शान हाल, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों की तर्जमानी नहीं करता, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के शानदार माजी को भी बयान करता है, उनके वक़ार और उनकी गैरत की तर्जुमानी करता है। यही वजह है
کہ پاکستان کا قومی ترانہ سنتے ہی دل پہ ایک رکت سی طاری ہو جاتی ہے۔ حفیظ جلندری نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی 1917 میں انہوں نے اپنی کزن زینت بیگم سے کی، جس سے ان کی 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 1939 میں انہوں نے ایک نوجوان انگریز خاتون انیلا سے شادی کی، لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ نہیں چلی اور تقریباً 1 سال کے بعد دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ 1954 میں زینت بیگم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 1955 میں انہوں نے اپنی تیسری شادی خورشید بیگم سے کی، جس سے ان کی ایک بیٹی ہوئی۔ حفیظ جلندری کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا اور بعد میں انہیں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ یہ اعزازات ان کی شاعری اور قومی خدمت کا بہترین اعتراف ہیں، جنہوں نے قوم کو ایک پہچان اور ایک جذبہ حب الوطنی دیا۔ آج حفیظ جلندری یہاں مینار پاکستان کے پاس آرام کر رہے ہیں۔ پہلے انہیں ماڈل ٹاؤن میں دفن کیا گیا تھا، بعد میں ریاست پاکستان نے ان کا مزار تعمیر کروایا، اور یہ جگہ خاموش ہے لیکن بے آواز نہیں۔ یہاں وہ شاعر دفن ہے جس کے الفاظ بولتے ہیں، جس کے الفاظ ایک قوم کی ترجمانی کرتے ہیں۔